पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज की कक्षा का आरंभ करेंगे। वैसे तो हिंदी दिवस कल यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है, पर हमारी कक्षा आज है, इसीलिए आज इसका थोड़ा बहुत महत्व जानकर हम कक्षा का आरंभ करेंगे। हिंदी दिवस को हिंदी पखवाड़ा के रूप में एक सप्ताह तक भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका कारण यह है, 14 सितंबर 1949 को संविधान में एक निर्णय हुआ था कि हिंदी भाषा ही हमारी राज्य भाषा होगी। इस निर्णय को प्रतिपादित करने के लिए हिंदी भाषा का पूरे देश भर में प्रचार और प्रसार हुआ है और आज इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं गंगा मैया से साक्षात्कार। लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, और हमने जाना था कि ये एक हास्य और व्यंग्य साहित्य पर आधारित लेख है और यहाँ पर लेखक ने कल्पना की है कि वह गंगा मैया से साक्षात्कार ले रहे हैं। साक्षात्कार यानी मैंने आपको बताया था इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू एक काल्पनिक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में प्रश्न पूछने वाला भी लेखक ही है और उत्तर बताने वाला भी लेखक है, पर यहाँ पर रूप दिया गया है जैसे कि गंगा माता ही इसका उत्तर दे रही हों। और लेखक बहुत ही उत्सुकता से गंगा मैया के पास इलाहाबाद जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और गंगा मैया के मंदिर में वो प्रवेश करते हैं। गंगा मैया अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है, विराजमान है और प्रश्न और उत्तर वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला प्रश्न लेखक प्रदूषण पर करते हैं। तो माँ प्रदूषण पर कहती हैं कि ये प्रदूषण कैसे फैल गया मुझे भी पता नहीं, पर लोगों को, विशेषज्ञों को ये कहते हुए देखा है। और लेखक कहते हैं, आप तो एक धार्मिक नदी है, आप कैसे प्रदूषित हो सकती हैं, आप में से प्रदूषण तो गायब हो जाना चाहिए था। पर उस पर माँ हंसती है और कहती है, ऐसा समझने वाले उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। उसके बाद हमने देखा है कि प्रदूषण के बाद चरित्र का संकट, चरित्र किस तरह से आजकल उसकी तरफ अनदेखापन इंसान का है कि चरित्र भैया यानी चरित्र एक कैरेक्टर माना गया है और वो चरित्र के बारे में चर्चा की गई है। सेवा के बारे में लेखक गंगा माता के साथ चर्चा करते हैं कि पहले चरित्र यानी सब कुछ माना जाता था, आजकल उसे सिर्फ छोटी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त एक तो शिक्षक उसका उपयोग करते हैं, नहीं तो उपदेश देने वाला व्यक्ति करता रहता है अपने भाषणों में। उसके बाद सेवा यानी सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा कहाँ चली गई? सेवा रानी, यानी यहाँ पर सेवा रानी यानी एक कैरेक्टर माना गया है। और सेवा ही परमो धर्म की जगह आज लोग मेवा ही परमो धर्म मानते हैं, यानी आजकल लोगों को के सेवा यानी सर्विस कैसे दी जाए, सर्विस कैसे होती है, क्या होती है, उसमें बिलीव करने से ज़्यादा हमें उससे क्या मिलने वाला है, स्वार्थपरता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेवा ही परमो धर्म। तो इस तरह से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जहाँ राजनीति की बात आती है और लोगों को जो हमारे राजनीतिक है, वो उन लोगों को अपनी बातें बनाने के लिए लोगों को किस तरह से वो फंसाते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर चलता है, उसकी चर्चा हो रही है। और आगे बढ़कर गंगा मैया और लेखक इसी महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता और ऐसी अनेक जो
समस्या है, जैसे धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। जो धार्मिक स्थल है हमारे, वहाँ पर किस तरह से लोग पैसे लेकर दर्शन देते हैं और उस भगवान के नाम पर किस तरह से अलग अलग जो है ट्रस्ट, अलग अलग बिजनेस चलाया जाता है, उससे पैसे कमाए जाते हैं। इस तरह जैसे कमर्शियल हो गया है धर्म, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसी के बाद राजनीति पर जब आते हैं तो राजनीतिक लोग, नेता, एक तो दल होते हैं, एक तो उनकी पार्टीज़ होती है। पार्टीज़ में भी वो दोनों लड़ते रहते हैं। जितनी पार्टियां होती हैं उतने लोग एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, जैसे कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं। उसके बाद जहाँ पर हमने क्लास ख़त्म की थी, कुर्सी की चर्चा वहाँ पर हो रही है कि ये तो लड़ाई किस चीज़ की है, दल के दल लड़ रहे हैं, उसमें दलदल पैदा हो रही है। वो क्यों, किस लिए? तो असली झगड़ा किस चीज़ का है? कुर्सी का है, ऐसी लेखिका कहती है। कारण तो अलग अलग बताते हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के भले के लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। तो कारण तो अलग अलग बताते हैं, पर असली कारण है कि कुर्सी चाहिए। कुर्सी यानी क्या? कुर्सी यानी वैभव, धन, सम्मान और कीर्ति। इसके लिए, शक्ति के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे। लेखक अगला प्रश्न करते हैं, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह सभी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से भी कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। उत्तर, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, बस वही बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, आपने ये सब बोलकर, यानी कुर्सी का महिमा क्या है, कुर्सी के लिए ही लड़ रहे हैं और कारण अलग अलग बताते हैं। और उस कुर्सी का अर्थ क्या है? शक्ति। शक्ति माने वैभव, यानी पैसा, धन, सभी संपत्ति और मान सम्मान, नेम एंड फेम, सब कुछ इससे मिल जाता है। इसीलिए इंसान कुर्सी के लिए लड़ता रहता है। और वो ना मिले या उस कुर्सी से उठना पड़ जाए, तो जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था, वैसे ही ये लोग घूमते हैं। जैसे पागल हो जाते हैं ये लोग उस कुर्सी को पाने के लिए, फिर कुछ भी कर दिया जाता है। आजकल तो उस कुर्सी को पाने के लिए बहुत सारा भ्रष्टाचार, बहुत सारा अन्याय, बहुत सारी मारकाट, बहुत सारे झगड़े भी होते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो लिया हुआ है कि आपने माँ मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिया। ज्ञान चक्षु यानी क्या? मेरी नॉलेज की आंखें आपने खोल दी। आपने मुझे बहुत सारा नॉलेज दिया। पर मैंने ये भी सुना है कि हमारे यहाँ जो वंदनीय लोग हैं, वंदनीय लोग यानी क्या? जिन्होंने समाज में बहुत ही इज्जत शोहरत कमाई है, जो कई लोगों के रोल मॉडल हो सकते हैं, कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, कई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, कई जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए एक्टर या जो भी सेक्शन हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में काम करता है वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देश को बहुत सारा सम्मान दिया हुआ है। या ऐसे बहुत सारे महिमा मंडित लोगों में से कुछ लोग, सारे के सारे नहीं, कुछ लोग कहा जाता है कि ऐसे बुरे प्रवृत्ति के लोगों से उन्होंने हाथ मिलाकर रखा है। जैसे डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। अभी आजकल डाकुओं का ज़माना नहीं है। जैसे डाकू क्या करते थे कि आपने कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि घोड़ों पर बहुत बड़ा एक ग्रुप आ जाता था और गांव के गांव वो लूट कर लेकर जाते थे। उनको डाकू बोला जाता था, यानी वो हमेशा चोरी डकैते
डालते थे गाँव पर। तो आजकल अलग प्रकार से चोरी चकारी होती है, अलग प्रकार से यही काम किया जाता है। तो और ऐसे अनेक जो इल्लीगल काम है करने वाले लोगों को यहाँ पर डाकू कहा गया है। तो डाकुओं से मधुर संबंध बनाने वाले लोग जो हैं आजकल जो हमारे यहाँ वंदनीय लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे भ्रष्टाचारी या बुरे लोगों से मिले हुए हैं। इस पर क्या है आपका कहना, ये कितना सच है? तो माँ कहती है, अगर जीवन मूल्यों का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, यानी जो लाइफ वैल्यूज़ है, जीवन में जो वैल्यूज़ है, मॉरल्स है, इनको अगर हमने एक जगह पे रख दिया या उसको हमने माना ही नहीं, जो हम बचपन से सीखते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, हाँ क्या झूठ है, ये सब जब हम सीखते हैं तो उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। कई लोग अप्लाई नहीं करते और वो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। और जब जीवन मूल्यों का ही अंतिम संस्कार, यानी उसको हमने छोड़ ही दिया है, उसको जैसे इंसान मरने के बाद कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे अगर हमने अपने लाइफ की जो वैल्यूज़ है उनको ही हमने अंतिम संस्कार दिया हो, तो ऐसे परिणाम तो होंगे ही। तो तुम तो क्या कर रहे हो, मेरे प्रदूषण की बात कर रहे हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। आज हम दोनों मिलकर गंगा में प्रदूषण है इसकी बात, इसकी चर्चा कर रहे थे। और तुम मुझे पूछ रहे थे कि आप में इतना सारा प्रदूषण है। पर रुको, मेरी बात सुनो कि दक्षिण में, साउथ में कावेरी बहन मिली थी। कावेरी नदी है, हम सबको पता है। तो गंगा कह रही है कि मेरी बहन कावेरी मुझे मिली थी। नदी की बहन नदी। तो वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने, उनके यहाँ एक सर्प ने, दक्षिण की तरफ एक सर्प यानी एक सांप ने मनुष्य के संपर्क में आ जाने के कारण आत्महत्या कर ली। यानी मनुष्य के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से उस सर्प ने क्या किया कि सुसाइड कर लिया, खुद के जीवन को खुद के हाथ में ले लिया। तो ऐसा क्यों किया होगा कि मनुष्य इतना गिर गया है? जैसे वैसे तो सांप के कांटेक्ट में मनुष्य आने के बाद मनुष्य मर जाता है, क्योंकि सांप इतना जहरीला होता है। पर यहाँ पर उल्टे ढंग से लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य इतना जहरीला हो गया है कि सांप को उसका जहर नहीं हजम हो सका, और उसको लगा कि मैं मनुष्य के कांटेक्ट में आ गया हूँ, अब मेरा प्राण तो जाएगा ही। उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। यानी मनुष्य सांप से भी ज़्यादा जहरीला और सांप से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, और इसीलिए डरकर उसी सर्प ने आत्महत्या कर ली। हालांकि ये बात काल्पनिक है, लेखक ने बोली हुई, पर कितनी विचारात्मक है देखिए विद्यार्थियों की, जहाँ पर हम अपने लोगों के बारे में अपने स्वार्थ के चलते नहीं सोच रहे हैं। आजकल इंसान के बारे में नहीं सोचता, किसी को हेल्प करने के बारे में हम नहीं सोचते। वैसे सेवा करना ये हमारा धर्म हुआ करता था, है ना? तो ये हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए इंसान जो उसको सही लगता है वो करता जा रहा है। आजकल की दुनिया में कितनी सारी गलत चीज़ें हो रही है, और उसका परिणाम पूरी की पूरी जनरेशन को, पूरे समाज को, देश को, है ना, जगत को भुगतना पड़ रहा है। आजकल प्राकृतिक आपत्तियाँ जो आ रही है वो भी उसी का कारण क्या है कि हमने प्रकृति को जैसे चाहिए वैसे उपयोग करके रखा है। इसीलिए शायद आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो अगला प्रश्न क्या है? सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समझ में ही नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि ज़मीन न मिलने पर एक पुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। तो सच में माँ, मनुष्य इतना क्यों नीचे गिर गया है कि जहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि पशु पक्षी, आजकल प्राणी तक हमारे कुकर्म पर हंसने लगे होंगे। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ज़मीन जायदाद के लिए ज़मीन के न मिलने पर अपने एक पुत्र ने ही माँ को समय से पूर्व
इस संसार से मुक्ति दिला दी। यानी माँ को मारने तक की चेष्टा, माँ बाप को मारने तक की चेष्टा इंसान आजकल कर रहा है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। ये बात कई जगह पर प्रूव हो चुकी है कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई तो लड़ते ही हैं, पर माँ बाप ने अगर कुछ गलत सलत कर दिया या माँ बाप ने अगर कुछ अपने तरीके से निर्णय ले लिया तो कई बेटे हैं जिन्होंने माँ की जान ले ली है, ले चुके हैं। ऐसा वास्तव में हो चुका है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है लेखक ने कही हुई, ये सच है। कई जगहों पर माँ बाप का कत्ल कर दिया गया है, माँ बाप को घर से निकाल दिया गया है, माँ बाप को अनाथ आश्रम भेज दिया गया है। इस तरह से ये बातें होती है और ये बहुत ही हमारे समाज का सच है। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य इतना क्यों गिर गया है और किस लिए, क्या प्राप्त करने के लिए उसने अपने जीवन मूल्यों को छोड़ रखा है। और इस तरह से पैसों के लिए, चंद प्रॉपर्टी के लिए अपने जन्मदात्री को, अपने माँ को मार डालना कहाँ का न्याय है। ये भी आजकल मैं सुन रहा हूँ। कैसी विपरीत दुनिया आ गई है, इसकी चर्चा लेखक गंगा माता के साथ कर रहे हैं। उत्तर: बेटा, तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। यह मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतारते हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए क्या ये सब घटनाएं काफ़ी नहीं हैं? प्रश्न: क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दें। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? उत्तर: बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर में माँ कह रही है कि तुम कह रहे थे कि गंगा में ही प्रदूषण आ गया है। देखो, यहाँ पर कावेरी कहती है कि सर्प ने ही मनुष्य के कांटेक्ट में आने के बाद आत्महत्या कर ली। उसके बाद एक पुत्र ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को मार डाला। और यहाँ पर जातीय भेदभाव कितना हो रहा है। किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जाति पर कितने अत्याचार हो चुके हैं पहले, है ना। पास्ट में हमने देखा है कि छुआछूत के झगड़े या किसी एक समाज को जो है मान सम्मान न देना, ऐसी सभी बातें पहले हो चुकी है। तो आजकल भी कई जगहों पर वो चलती है। तो मैंने तो अपनी गोद में सबको जन्म समान दिया था। सभी मेरे बच्चे ही हैं। पूरे देश भर, पूरे विश्व भर के सारे मेरे बच्चे ही हैं। मैंने कभी भेदभाव किसी बेटे में, किसी बेटी में नहीं किया। तो ये कैसे मेरे भक्त हैं या ये कैसे मेरे बच्चे हैं जो अपने भाई बहनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। तुम कह रहे हो मुझ में प्रदूषण, तो मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सारी बातें जो बुरी चल रही है वो क्या काफ़ी नहीं है? यानी क्या इंसान की प्रवृत्ति, इंसान का मस्तिष्क, इंसान का आचरण, इंसान का स्वभाव अगर जब प्रदूषित हो जाता है तो पानी या हवा, है ना, या अन्य कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो प्रदूषित होने में कितनी देर लगती है ना। सिंपल है। कोई भी व्यक्ति पानी का उपयोग, नदी का उपयोग जब करता है तो ये सोचता नहीं है कि वो पानी गंदा मेरी वजह से होगा। इसमें कुछ भी फेंकते वक्त अगर जब हम कोई विचार नहीं कर सकते, यानी विचारों द्वारा ही सभी कृतियाँ होती है। जब इंसान जो इंसानियत को छोड़कर चल रहा है वो प्रकृति के बारे में क्या सोचेगा। और इसीलिए प्रकृति बिगड़ती जा रही है। यानी गंगा का पानी जो है, जो बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और औषधि गुणों को लेकर चलता था, वो आज इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि उसके लिए आज की सरकार जो है, आप सबको अगर नॉलेज आपका अपडेटेड है तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने उसके लिए जो है सैंक्शन किए हुए थे। और उसको उपयोग करके भी वो कई जगहों पर आज भी गंदी है।
आज तक जो प्रयत्न उसके चल रहे हैं वो केवल सरकार ने प्रयत्न किए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान जो वहाँ पर जाता है भक्ति से अपने पापों को धोने के लिए, वो जो जब जाता है तीर्थ क्षेत्रों पर, उस व्यक्ति को, उस इंसान को उसको उपयोग करने के लिए सोचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर गंगा माता कहती है, अगर इंसान ही गंदगी से भरा हो जाएगा, इंसान के विचार प्रदूषित हो जाएंगे, तो पानी, हवा, मिट्टी ये तो बहुत ही आसानी से प्रदूषित हो सकते हैं। अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो गंगा या अन्य कई सारी नदियाँ जो देश भर में बहुत बड़े प्रपात में बहती हैं, उन नदियों में बहुत सारा प्रदूषण मिल रहा है। एक तो इंसान का वेस्ट तो उसमें जाता ही है, उसी के साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ है उनका वेस्ट जो है वो भी कई बार कई सारे पानियों में, यानी जो नज़दीक की नदी होती है उसमें बहा दिया जाता है। वैसे दिल्ली के नज़दीक जो नदी है उस नदी में भी बहुत सारा प्रदूषण है। उसके बारे में आजकल मीडिया हमें बता रही है कि किस तरह से वो पानी हाथ लगाने तक भी पीने के लिए तो मुमकिन है ही नहीं। हाथ लगाना है उसमें, अगर सब्जियां भी अगर कोई उगाता है तो वो सब्जियां भी जहरीली निकल रही है, ऐसा आजकल देखा गया है। और वो सब्ज़ी कई दिनों तक अगर इंसान खाने लगेगा तो उसको अलग अलग रोग होने लगेंगे और कई प्रकार के रोग होकर वो मर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा उसका कारण क्या है। तो इस प्रकार के सर्वेज आज हो रहे हैं। तो बहुत सारी नदियों में प्रदूषण किनकी वजह से, हमारी वजह से ही फैल रहा है। हमारे विचारों में प्रदूषण जब तक नहीं होगा तब तक प्रकृति भी स्वच्छ नहीं हो सकती। आपने इस लॉकडाउन में भी देखा होगा कि किस तरह से वीडियोस बनाए गए थे, मीडिया ने ये बात उठाई थी, पूरे विश्व ने ये नोटिस किया। जब इंसान बाहर नहीं जा रहा था, इंसान लॉक्ड था अपने घरों में, तो किस तरह से प्रकृति ने नया रूप ले लिया, किस तरह से नदियाँ अपने आप ही स्वच्छ हो गई। करोड़ों रुपए खर्च करके जो गंगा नदी स्वच्छ नहीं हुई थी, निर्मल नहीं हुई थी, वो नदी अपने आप ही स्वच्छ होने लगी थी। करोड़ों रुपए बच गए क्योंकि कोई इंसान ही वहाँ पर जा नहीं पाया। कई सारे जंगल, कई सारे रास्ते, कई सारे प्राणी बाहर निकल कर आए और आराम से वो घूम रहे थे। सब हमने अपनी आँखों से देखा है, आपने अपनी आँखों से देखा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रकृति कैसे अपने आप को हील कर रही थी, किस तरह से सभी पक्षी प्राणी खुश थे। तो कारण क्या है? इंसान ही जब तक सही तरह से सोचेगा नहीं और सही तरह से वो आचरण नहीं करेगा, तब तक प्रकृति और इंसान का जो मेल है वो ठीक नहीं होगा। तो अगले प्रश्न में लेखक क्षमा मांगते हैं कि माँ, आपका जितना मैंने समय अपॉइंटमेंट में लिया था उससे ज़्यादा ही ले लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मेरा अंतिम एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि भविष्य में संभावनाएं क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम हमारा देश या हमारे देश में बहने वाली जो गंगा के रूप में ही नदियां हैं वो पावन हो जाएंगी या वो स्वच्छ हो जाएंगी, उसकी क्या संभावनाएं हैं, या देश से क्या संभावनाएं हैं, देश हमारा उन्नति करेगा, प्रदूषण रहित बन जाएगा क्या? तो उत्तर में माँ कहती है कि देखो बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, यानी ये जो नेचर है वो बहुत ही पावरफुल है, उसके सामने कुछ भी नहीं चल सकता। हम आज देख रहे हैं कि एक रोग ने हमें पछाड़ लिया है कि उसके सामने किसी इंसान का कुछ नहीं चल रहा है। तो ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसे पहले भी प्रकृति में, नेचर में हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा होती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। ये प्रकृति है, बनना बिगड़ना उसका काम है। कभी प्रकृति अपने आप को बनाती है, कभी कभी प्रकृति अपने आप को बिगाड़ भी देती है। इसीलिए जो यहाँ पर प्राकृतिक आपत्तियाँ जो आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होना, है ना, बहुत भूकंप आना या किसी ऐसे रोग का प्रसार होना, ये सब जो है प्राकृतिक आपत्तियों में आता है। और वहाँ पर प्रकृति जो है बैलेंस कर देती है। और कई बार जो है प्रकृति अपने आप को मिटाकर
नई प्रकृति को बनाने की कोशिश कर रही है। यानी पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, सभी जो बुराइयाँ जो है जब बढ़ने लग जाती है, तो समझना चाहिए कि प्रकृति का अंत होने जा रहा है। और जब किसी चीज़ का अंत जब तक नहीं होता, तब तक पुनः उत्थान की किरणें नहीं फूटती। यानी पुनर्निर्माण, नया निर्माण तब तक नहीं हो सकता। यानी पुनः पुनः रूप लेने के लिए प्रकृति को मिटना पड़ता है और फिर से बनना पड़ता है। जैसे एक इंसान मरता है तो दूसरा पैदा भी हो चुका होता है, वैसे प्रकृति कई बरसों के बाद अपना रूप बदलती है और तब थोड़ा बहुत नुकसान होता है, पर फिर से नया निर्माण प्रकृति करती है। तो उस हिसाब से प्रकृति सर्वशक्तिमान है। इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, कितने भी पैसे वो कमा ले, किस तरह के भी टेक्नोलॉजी पर वो विजय पा ले, कहीं पर भी वो जा सकता है, आ सकता है, या वो कुछ भी कर सकता है अगर उसको लगता है, तो नेचर इज़ द आंसर। प्रकृति उस प्रश्न के लिए उत्तर है कि उसके सामने, प्रकृति की आपत्ति के सामने इंसान का कुछ नहीं चल सकता। तो इस तरह से गंगा मैया से साक्षात्कार, ये पाठ हमने पढ़ा है। आशा है आप सबको समझ में आ रहा है और इसके प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।